हेलो फ्रेंड्स, चांद रात को चांदनी मिली। प्लीज़ लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एपिसोड 2 वापस आएगा तो इसी से पूछ लीजिएगा। रानिया ने चिढ़कर जवाब दिया। तुम्हारी इन हरकतों और रवैयों को देखकर वो यही समझेगा कि तुम्हें इसके यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। वो वापस चला जाएगा तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी इसके माँ बाप की नज़र में? क्या सोचेंगे वो? रजिया 4 दिन भी हमारे बेटे को अपने घर में मेहमान नहीं रख सकी। आखिर तेरा मसला क्या है, बता मुझे, रजिया बेगम ने गुस्से से सवाल किया। आप जानती हैं मुझे अमीर लोग अच्छे नहीं लगते, लालची लोग अच्छे नहीं लगते मुझे। सारे अमीर बुरे थोड़े होते हैं। और मामून की तबीयत कितनी ज्यादा है। अमीरों वाले चौंचले हैं, ना नखरे, इतना प्यारा सादतमंद और नेक बच्चा है। कभी इससे हंसकर बोल भी लिया कर। वो कौन सा पर्दा है तेरा इससे? रज़िया बेगम ने इससे बात की तसल्ली करते हुए मामून की खूबियां बयान करते हुए इसे हिदायत दी। अच्छा अम्मा, कर लूंगी बात, अभी तो मुझे सोने दे। इसने इनको डांट से बचने के लिए इनकी बात मानते हुए कहा। ना, ये कौन सा वक्त है सोने का? उठकर काम खत्म कर। नहुसत फैलाने की जरूरत नहीं है। रजिया बेगम को फिर दलाल लगाए सख्ती से बोली। काम खत्म तो कर लिया है, झाड़ू पोछा डस्टिंग कर दी है, बिस्तर दुरुस्त कर दिए, अब और कौन सा काम करूं? मामून का कमरा इस घर का हिस्सा नहीं है क्या? 4 दिन हो गए आज तूने सफाई तक नहीं की। वो क्या सोचेगा कैसे गंदे कमरे में रह रहा हूँ? आप तो बस अपने इस लाडले की फिक्र है। वो क्या सोचेगा, इसके अम्मा अब्बा क्या सोचेंगे? कर देती हूँ सफाई। वो जलती हुई बिस्तर से उतरते हुए बोली। तो इन्होंने हिदायत दी, शहर में भी झाड़ू लगा देना, वो गया हुआ है, इसके आने से पहले ही सफाई कर ले, बाद में इसके सामने जाते हुए नखरे करेगी। जी अच्छा, सारा कौन सा बर्बाद करके रख दिया है मौसूफ ने। कमरे में झाड़ू पोछा लगाने के बाद मुंह हाथ धोया और इसके कमरे की डस्टिंग करने लगी। मामून की तमाम चीजें तरतीब से रखने के बाद वो डस्टिंग करते हुए डाइनिंग टेबल पर रखी इसकी फ्रेमशुदा तस्वीर को उठाकर देखने लगी। वो एक वजिया मर्द था। सुर्ख सफेद रंग, डार्क ब्राउन घने सिल्की बाल, डार्क ब्राउन चमकदार आंखें, पुरकशिश चेहरा, इसके पर मुस्कुराते अमरीन लब, दराज कावत करस्ती बदन का मालिक मामून जिया किसी शहजादे से कम नहीं था। लड़कियां इसके मर्दाना वजाहत पर मरती थीं, मगर रानियां सोच रही थी कि काश इस खूबसूरत मर्द की सीरत भी इतनी ही खूबसूरत होती। ये दिल फेंक ना होता कि लड़की देखते ही डायलॉग बोलने लगे। मामून की तबीयत ठीक नहीं थी, इसे हल्का सा बुखार था। वो इसलिए देर से घर से निकला था और ऑफिस में 2 दिन की छुट्टी दरखास्त देकर डॉक्टर से चेकअप कराने की दवा खरीदता हुआ वापस घर आया था। और अपने कमरे में कदम रखते ही इसकी नजर रानिया पर पड़ी, जो इसकी तस्वीर पर अपना आंचल फेरते हुए इसे बखुद देख रही थी। वो लमरा भरकर ठटका, फिर जाने क्यों मुस्कुरा दिया। रानिया आम से घरेलू हुलिये में भी बेहद पुरकशिश दिखाई दे रही थी। इसके दिल में धड़कनें बेतरतीब हो रही थी। इतने गौर से मेरी तस्वीर में क्या देख रही हो? मामा ने अपनी भारी दिलकश लहजे में सवाल किया तो वो बुरी तरह छटपटाकर इसकी सिम देखने लगी। वो फिर इसकी मुस्कुराहट से घबराकर तस्वीर वापस मेज पर रखते हुए बोली। देख ही रही थी इस तस्वीर की आंखों में शर्म हया है कि नहीं? फिर मिली। वो 2 कदम आगे चला आया और दवाओं का लिफाफा मेज पर रख दिया। क्या शर्म हया? वो बोला। हो ना हो, वो सर झटक कर बोली और कमरे से जाने लगी तो मामून ने अपना बाजू आगे कर के इसका रास्ता रोक लिया। रानिया ने इसे खुद ब खुद खूनख्वार नजरों से देखा। कभी प्यार से भी देख लिया करो। तुम्हें बुखार है? रानिया ने बेख्तियारी में पूछा था। इसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। हाँ, कब से? जब से तुम्हें देखा है। अच्छा, तो ये दवा डॉक्टर से क्यों लेने गए थे? वो तंजिया लहजे में पूछने लगा। तुमने अपने बीमार को मसीहा से जो महरूम कर रखा था, इससे फिर मरता क्या ना करता? मामून ने मखौल लहजे में जवाब दिया। बकवास! वो झुलझुलाई। मैंने गलती की जो यहाँ सफाई करने चली आई। मुझे क्या मालूम था इस वक्त शैतान भी नाजिल हो सकता है। वो गुस्से से बोली। मैं शैतान नहीं हूँ रानिया, बल्कि तुम्हारा कदरदान हूँ। वो तड़प कर बोला तो इसने तलखी से कहा। आते ही थप्पड़ मार दिया। ऐसे ही होते हैं ना कदरदान। आई एम सॉरी, तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, चाहे तो बदला ले सकती हो, क्योंकि मैं तब से बहुत बेचैन था। अब तक इस थप्पड़ का बहुत अफसोस था मुझे। चाहो तो ये हाथ ही कलम कर दो जो तुम पर गुस्से में अनजाने में उठ गया था। मामू ने इस कदर नदामत के एहसास से पुर लहजे में कहा तो इसका दिल पिघल गया। मैंने एक नज़र में इसके फैले हुए हाथ पर डाली और खामोशी से साइड से निकलकर चली गई। मामून मुसफ्फर सा होकर मुस्कुराने लगा। अम्मा, मामून को बुखार है, दवा लाए हैं। वो डॉक्टर से चेकअप करा के नीचे आकर रजिया बेगम को बताया। हाय, जब भी तुम्हें कहूँ कि बच्चा नीचे क्यों नहीं आया, वो तो फजर के वक्त ही उठ जाता है।
बुखार था और हमें बताया तक नहीं। ऊपर ठंड भी बहुत होती है, ना कोई हीटर है कि सर्दी का असर कुछ कम हो सके। वो तो कराची का बासी है, कराची वालों को से इतनी सर्दी कहाँ बर्दाश्त होती है। मैं देखती हूँ जाके, एक तो ये जोड़ों के दर्द ने अलग सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में मुश्किल पैदा कर दी है। रज़िया बेगम ने फिक्रमंदी से कहा और ऊपर चली गई। शाम तक मामून का बुखार मजीद बढ़ गया था। इतनी सर्दी में इसे गर्मी लग रही थी। कभी कंबल ओढ़े लेता, कभी उतार फेंकता। सभी घबरा गए थे इसकी हालत देखकर। अमजद अली ने गीला कपड़ा इसके हाथों और चेहरे पर फेरा था कि गर्मी कम हो, और रजिया से ऐसा ही करने की ताकीद की। मैं डॉक्टर को बुला लाता हूँ। अमजद अली ने नीचे को आकर रजिया बेगम से कहा और डॉक्टर को लेने चले गए। रानिया, जा भाई के पास, और जैसे तेरे अब्बा ने कहा है वैसे कर। मुझसे बार बार सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती। रज़िया बेगम ने इसे कहा तो चौंक के मामून की हालत की वजह से परेशान थी, इसलिए इनकार न कर सकी और फौरन ऊपर के इसके कमरे में चली आई। वो तकिए पर सर दाएं बाएं बेचैनी से हिला रहा था। वो खामोशी से रुमाल उठाकर इसके चेहरे पर फेरने लगी। मामून मुस्कुरा दिया और इसके हाथ थाम लिए। वो चटपटा गई। दरवाजे की सिम देखा कि कहीं अम्मा अब्बा ना आ रहे हों। मामून ने आंखें मूंद ली और इसके हाथ को अपने चेहरे पर फेरने लगा। रानिया, रानिया, मामून मदहोशी के आलम में इसे पुकार रहा था। चुप करो, अम्मा अब्बा ने सुन लिया तो शर्म नहीं आती तुम्हें? बीमारी में भी चैन नहीं है। मैं बाज आई तुम्हारी बसियाई से। रानिया गुस्से से इसे देखते हुए बोली और कमरे से बाहर निकल गई। डॉक्टर ने मामून को चेकअप किया तो 102 बुखार था। अमजद अली ने से दलिया खाने के बाद दवा खिला दी। फिर वो सो गया तो सब नीचे आ गए। मगर मामून की फिक्र भी थी और कि रात अगर को जाग गया तो इसकी दवा का ख्याल कौन रखेगा। इसलिए ख्याल से अमजद अली इसके कमरे में जाकर सो गए। सुबह तक इसका बुखार उतर चुका था, मगर कमजोरी महसूस हो रही थी। नाश्ते के बाद इसने दवा खाई और कमरे से बाहर सैन में रखी कुर्सी पर आ बैठा, जहां धूप की सुनहरी किरणें अपनी नरम गरम शआएं 400 फैल रही थीं। वो रानिया के बारे में सोच रहा था, जो पहली नजर में ही इसके दिल में भा गई थी, इसकी रूह में समा गई थी, इसकी आंखों को अपने सुंदर सपनों से सजा गई थी। इसकी बीमारी ने इसे परेशान कर दिया था। रुखसाना मजीद अपनी बेटी शबाना के साथ अमजद हाउस आई थी। भाभी खैरत है ना? आज इतने महीनों बाद हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गई आप, और वो भी इतनी सुबह सुबह? रज़िया बेगम ने इन्हें बिठाने के बाद मुस्कुराते हुए पूछा तो रुखसाना मजीद कहने लगी, भाई हमने सुना है कि सलमा का बेटा तुम्हारे यहाँ आया हुआ है और तुम लोगों ने हमें भनक तक नहीं पड़ने दी। कहाँ है वो? ऊपर है, जरा तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए आज ऑफिस भी नहीं गया। रज़िया बेगम ने मुस्कुराकर बताया। रुखसाना मजीद तेज लहजे में बोली, तबीयत क्यों खराब हो गई इसकी? क्या खिला पिला दिया बच्चे को? वो यहाँ आते ही बीमार पड़ गया। नहीं, सर्दी लगी है, रानिया ने अपना गुस्सा जब्त करते हुए कहा। सर्दी तो लगेगी ही, और छत पर पहुंचा दिए, इसे नीचे बंदोबस्त कर देते हम, वरना हमारे यहाँ भेज देते। आखिर हमारा घर भी तो इसके मामू का घर है, इसका हक है मामू पर, और हमारा हक है इस पर। नाम क्या है इसका? मामून है ना? रुखसाना मजीद तेजी से बोलती चली गई। दरअसल वो अपनी बेटी के लिए मामून को राम करने के इरादे से यहाँ आई थी। मामून को अपना दामाद बनाना चाहती थी। रजिया और रानिया इनकी आमद का सबब खूब समझती थी। आए तो बुलाओ न इसे, क्या हमसे पर्दा करेगा वो? रानिया, जाओ भाई को बुला लाओ। कहना रुखसार मोमानी आई है और साथ शबाना भी है, वो बहुत खुश होगा इनसे मिलकर। रजिया बेगम ने रानिया को देखते हुए कहा तो रुखसाना मजीद फौरन बोल पड़ी, हम इसके ऊपर जाकर ही मिल लेती हैं। मोमानी सो रहे थे, वो वैसे भी वो मेहमान से अपने कमरे में नहीं मिलते। मैं जाकर देखती हूँ, अगर जाग रहे होंगे तो मैं इन्हें आपकी आमद की इत्तला कर दूंगी। रानिया ने संजीदगी से कहा। इनका बिगड़ता मुंह देखकर दिल ही दिल में मुस्कुराती हुई और मामून के कमरे में चली आई तो वो इसे मौजूद न पाकर इधर उधर देखने लगी। मामून कहाँ चले गए? वो आवाज बोली तो वो जवाब फौरन मिला था। मामून कहाँ जा सकता है? अब तुमने तो इसकी जाने के तमाम रास्ते ही बंद कर दिए हैं। मामून ने इसे अपने कमरे में जाते देख लिया था, जबकि रानिया अपनी धुन में चलती हुई सहन में धूप वाली जगह पर निगाह दौड़ाए बगैर ही सीधी कमरे में चली आई थी। नीचे मजीद मामू की बेटी और बेगम आई हैं आपसे मिलने, यही बताने आई थी। अम्मा ने बुलाने के लिए कहा है। रानिया ने इसकी बात दानिस्ता नजरअंदाज करते हुए अपने आने का मकसद बयान किया। ठीक है, तुम जाओ, मैं आता हूँ, मामून ने जवाब दिया तो वो सर हिलाकर वापस जाने लगी। मामून दरवाजे की चौखट पर खड़ा था। रानिया के करीब आने पर एक तरफ हो गया, मगर जो ही रानिया गुजरने लगी तो इसने इसके आगे पीछे अपने हाथ चौखट पर रखकर इसका रास्ता मुस्तरद कर दिया
اور پھر اس کی بے باک اور شرارت بھری جسارت پر رانیہ کے رخسار پر دھک اٹھے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ کسمکا کر غصے سے بولی۔ یہ اس تھپڑ کا کفارہ ہے اور اس کی مسیحائی کا شکریہ ہے جو تم نے دن بھر کی تھی۔ آئی لو یو رانیہ، آئی ریئلی لو یو۔ تم میری زندگی ہو، روح ہو، راحت ہو۔ اب کوئی دوسرا تمہیں مجھ سے نہیں چھین سکتا۔ تم صرف میری ہو، صرف میری ہو۔ مامون نے اس کے حیا کی لالی اور غصے کی حد تک سے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھتے ہوئے محبت پاش لہجے میں کہا، اور اس سے پہلے خود ہی نیچے چلا گیا اور رانیہ وہیں حیران، پریشان اور غصے سے بھری کھڑی رہ گئی۔ مامون بیٹا، کچھ دن اپنے ماموں کے گھر بھی آ کر رہ لو۔ کیا ہم تمہارے کچھ نہیں لگتے؟ رخسانہ مجید نے اسے دیکھتے ہوئے لگاوٹ سے کہا۔ آنٹی یہ بات نہیں ہے، دراصل میں یہاں کام کے سلسلے میں آیا ہوں۔ صبح گھر سے نکلتا ہوں تو شام کو لوٹتا ہوں۔ انشاءاللہ کسی روز آؤں گا آپ کی طرف بھی۔ مامون نے نرمی سے جواب دیا۔ یعنی آپ گھر رہنے کے لیے نہیں آئیں گے؟ شبانہ نے بڑی ادا سے کہا۔ فل میک اپ اسٹائلش لباس میں وہ اسے مروب دمائل کرنے کے ارادے سے آئی تھی۔ رخسانہ مجید بھی یہی چاہتی تھی کہ ان کی تینوں بیٹیوں میں سے کسی ایک تو مامون پسند کر ہی لے تو مزہ آ جائے، مگر وہ بھی کن خیالوں میں تھا، وہ بھی داماد ملنے پر اترایا کریں گی۔ میں آپ لوگوں کو رخصت نہیں دینا چاہتا، یہاں آرام سے تنہائی ہے، خاموشی ہے، میں سکون سے اپنا کام کرتا ہوں، آپ جو میری وجہ سے بہت سی باتوں کا خیال رکھنا پڑے گا جو میں نہیں چاہتا۔ مامون نے مہذب لہجے میں طریقے سے جواب دیا اور کھڑا ہو گیا۔ ارے بیٹھو نا بیٹا، کہاں چل دیے؟ رخسانہ مجید نے فوراً کہا۔ آنٹی پلیز آپ مائنڈ مت کیجیے گا، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ سنڈے کو آپ کی طرف ضرور آؤں گا، مامون نے نرم اور مہذب لہجے میں جواب دیا۔ ضرور آنا، ہم انتظار کریں گے، رخسانہ مجید نے تاکید کی۔ جی ضرور، اچھا خدا حافظ۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ پھر رخسانہ مجید اور شبانہ بھی مزید نہیں رکی، اپنے آنے کا مقصد پورا ہوتے ہی واپس چلی گئیں۔ مجھے لگتا ہے اس کلموہی رانیہ نے مامون کو قابو کر لیا ہے، جبھی تو وہ تمہاری طرف دیکھنے سے بھی کترا رہا تھا، حالانکہ تم رانیہ سے زیادہ حسین ہو، گوری چٹی ہو، اس کا رنگ تو کالا ہے۔ گھر آتے ہی رخسانہ مجید نے اپنی بکواس نکالتے ہوئے شبانہ سے کہا۔ توبہ کریں امی، رانیہ کا رنگ کھلتا ہوا گندمی سا ہے، اتنی اٹریکشن ہے اس کے چہرے میں کہ سچ مچ اگر میں لڑکا ہوتی تو رانیہ کو اپنی دلہن بناتی۔ سب سے چھوٹی رانیہ کی ہم عمر رومانہ نے مسکرا کر کہا تو ڈٹ کر بولی، چپ بے شرم، میں اپنے گھر میں کسی غریب سی لڑکی کو دلہن بنا کر نہیں لانے والی۔ ہاں، اور تو ہمیشہ رانیہ کی حمایت میں ہی بولا کرتی ہے۔ اپنی فکر کرو تم تینوں، مامون سنڈے کو آنے کا کہہ رہا ہے، ذرا ڈھنگ سے تیار ہونا، کسی ایک کو تو وہ پسند کر ہی لے گا۔ تھینک یو فرینڈس، آگے کی اسٹوری سننے کے لیے پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ بیل آئیکن کا بٹن دبانا بالکل نہ بھولیں۔